हेलो दोस्तों, मैं रेखा मिश्रा स्वागत करती हूं आप सबका विकल्प एजुकेशन में। जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं आपके लिए लास्ट टाइम जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे उसके क्वेश्चंस और सॉल्यूशन लेकर के आऊं, तो मैं आज हाजिर हो गई हूं दिसंबर 2021 के सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन लेके विथ फुल एनालिसिस। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपने कुछ भी पढ़ाई ना की हो ना और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर ले 7-8 साल के, तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इसकी भी एक शर्त है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने से काम नहीं बनेगा। एक एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं करवाती हूँ अपनी सारी वीडियो में। तो ये जो वीडियो है सिर्फ सीटेट वाले के लिए नहीं, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में जिसके सब्जेक्ट में सीडीपी हो उन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट होते हैं और बहुत सारे टॉपिक हैं जो सारे टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम एक बार अगर टॉपिक समझ लें तो उससे रिलेटेड सारा सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ जो ये पॉइंट है रूढ़िवादिता, जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर फटाक से दे देंगे। अगर आपने नहीं देखा है मेरा पहले वाला वीडियो तो उसको ज़रूर जाके देखो, उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और उस वीडियो को देखने के बाद आप देखना इसका बहुत सारा आंसर आप खुद से दे सकते हो। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में रूढ़िवादिता को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये रूढ़िवादिता क्या होती है? रूढ़िवादिता वो होती है जो हमारे समाज में पहले से चली आ रही परंपरा को आज तक लोग मानते आ रहे हैं। जैसे लड़के और लड़कियों के बीच समाज ने जो एक दूरियां बनाई हुई है, दोनों के लिए जो अलग अलग मान्यताएं बनाई हुई है, जैसे कि लड़कियां रात को घर से बाहर नहीं जा सकती, लड़कियां अपने किसी फ्रेंड के यहाँ रुक नहीं सकती। अगर लड़के हैं और रात भर बाहर रहो तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, बट लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती। लड़कियां आर्मी में नहीं जा सकती, लड़कियां कबड्डी नहीं खेल सकती, ये तो लड़कों का काम है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे समाज ने बनाया हुआ है, सदियों से चली आ रही परंपरा, जिसे आज भी लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं। ये क्या है कि लड़के रोते नहीं हैं। अब जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसी वक्त जब अगर वो लड़का रहता है, रोता है, तभी से उसे लोग कहते हैं कि तुम लड़के हो, तुम रो मत, रोना तो लड़कियों का काम है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में ये बात फिक्स हो जाती है और वो बड़े होते होते हमेशा से उसके दिमाग में ये फिक्स हो जाती है कि लड़के रोते नहीं हैं। तो ये सब क्या है? एक रूढ़िवादिता है। यहाँ जो ऑप्शन में है लैंगिक रूढ़िवादिता, तो ये कभी कभी लैंगिक ना हो के जेंडर भी हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, तो ये रूढ़िवादिता हो गई। इसी में एक और टॉपिक आता है कि पक्षपात, लैंगिक पक्षपात या जेंडर पक्षपात आएगा। तो पक्षपात क्या होती है? पक्षपात वो होती है कि जो आप लड़का और लड़की किसी भी एक की तरफ अगर आप झुक गए हैं, या तो आप लड़के को प्यार करते हैं ज़्यादा या लड़कियों को प्यार करते हैं ज़्यादा, तो भी वो पक्षपात ही होगा। अगर आप लड़के से कह रहे हैं कि तुम लड़के हो, तुम बाहर का काम करो, तुम लड़की हो, तुम ही खाना बनाओ, तो ये भी एक पक्षपात है। खाना कोई भी बना सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो किसी भी एक की तरफ झुकना ये पक्षपात है। और समाज में जो हमेशा से चली आ रही परंपरा है वो है रूढ़िवादिता। ठीक, तो सेकंड नंबर ऑप्शन क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। तो ये चुनौती तो दे ही नहीं रहा है, यहाँ तो बढ़ावा दे रहा है। चुनौती तो हमें देनी चाहिए एज अ टीचर। हमें समाज में रूढ़िवादिता के प्रति, पक्षपात के प्रति चुनौती देनी चाहिए और समाज को ये संदेश देनी चाहिए कि पक्षपात और रूढ़िवादिता जैसी चीज़ों को बढ़ावा ना दिया जाए। हमें उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हमें ये बतानी चाहिए समाज को कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती है, और जो काम लड़कियां कर सकती है वो लड़के भी कर सकते हैं। तभी जाके ये रूढ़िवादिता और पक्षपात को कम किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ तो चुनौती दी नहीं जा रही है, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। देखते हैं सेकंड ऑप्शन, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। समानता को कहाँ बढ़ावा दे रहा है? अगर समानता को बढ़ावा देता तो यहाँ लड़के भी रोते,
अगर लड़कियां रोती है तो लड़के भी रोते हैं, क्योंकि संवेग तो दोनों में होता है। हमने पढ़ा है, मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा आप लोग, उसमें हमने पढ़ा है कि पूर्व बाल्यावस्था में संवेग का विकास हो जाता है। तो संवेग तो दोनों में विकास होता है, ऐसा तो नहीं पढ़ा कि लड़कियों में संवेग का विकास हो जाता है और लड़कों में नहीं होता है। नहीं, बच्चे में हो जाता है, बच्चे में दोनों ही आते हैं। तो जब दोनों में ही संवेग का विकास होता है तो दोनों ही रो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये समानता को बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है। भेदभाव को तो बिल्कुल कम नहीं कर रहा है, जो लड़का और लड़की के बीच में गैपिंग को ये तो बढ़ा दे रहा है। भेदभाव कम करता तो यहाँ एग्जाम्पल नहीं देता कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, ये तो साफ साफ भेदभाव कर रहा है लड़का लड़की में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हो जाएगा सही। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। एक प्रगतिशील कक्षा में, अब दोस्तों ऑप्शन पढ़ने से पहले ये जो टॉपिक आ गया प्रगतिशील, तो पहले हम ये समझेंगे कि प्रगतिशील कक्षा क्या होती है। तो प्रगतिशील कक्षा वो होता है जहाँ पे बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग सिखाया जाता है, जैसा कि हमारे जॉन डीवी जी कहते हैं। प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को करके सिखाया जाता है, तरह तरह के प्रयोग के द्वारा सिखाया जाता है, बच्चे को एक्टिव रखा जाता है, ना कि सिर्फ टीचर आया क्लास में लेक्चर दिया और चला गया, बच्चे को समझ में आए या ना आए उससे कोई मतलब ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। प्रगतिशील कक्षा में बच्चे को सेंटर रखा जाता है, बाल केंद्रित कक्षा होता है, मतलब कि बच्चे के ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही पूरा सिस्टम प्लान किया जाता है। बच्चे की प्रोग्रेस करने के लिए जो जो चीज़ें की ज़रूरत होती है हम उसी के अनुसार पूरा शिक्षण पद्धति अपनाते हैं, जिससे कि बच्चा एक्टिव रहे, बच्चे अपना ज्ञान का विकास कर सकें। ठीक, तो प्रगतिशील कक्षा वही होता है जिसमें बच्चा एक्टिव रहे, बच्चा के हित में काम हो, वही होती है प्रगतिशील कक्षा। ठीक है, तो प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अटल मतलब कि फिक्स, तो बिल्कुल नहीं। हमने अभी अभी पढ़ा कि प्रगतिशील कक्षा में बच्चों के ज़रूरत के अकॉर्डिंग पूरा सिस्टम प्लान किया जाना चाहिए, तो ये फिक्स तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अगर फिक्स पाठ्यक्रम रख दिए तो क्या होगा, उससे बच्चों का ज्ञान का विकास, अगर बच्चा समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा एक पाठ्यक्रम को फिक्स कर दिया, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, जैसे बच्चा को समझ में नहीं आ रहा, उसका ग्रोथ ही नहीं हो रहा, उसका डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, तो फिर हमें क्या करना होगा, पाठ्यक्रम में लचीलापन लाना चाहिए। तो ये अटल ना हो करके, फिक्स ना होके फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए पाठ्यक्रम में। ठीक है, नंबर 2 क्या है, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। कभी भी कंपटीशन की भावना तो रखनी ही नहीं चाहिए। बच्चों में कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन करवानी चाहिए। कंपटीशन में क्या बोलेगा कि भाई तुम आपस में लड़के मर जाओ, बिल्कुल नहीं। एक दूसरे की टांग खींचो, नहीं। कोऑपरेशन, सहयोग की भावना पैदा करनी चाहिए। सब पढ़ो सब बढ़ो की भावना रखनी चाहिए। कोऑपरेशन के साथ बच्चों को पढ़ाने की भावना देनी चाहिए, कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ये ऑप्शन तो अच्छी लग रही है सुनने में। ये क्या होता है, ज्ञान की, बच्चों को काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। इतनी अपॉर्चुनिटी दो कि तुम ये भी एक्टिविटी करो, तुम ये भी एक्टिविटी करो, मतलब कि तुम्हें जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो तुम वो चीज़ करो। आप बच्चे को असाइनमेंट दो, एक्टिविटी कराओ, मतलब कि 50 तरह की चीज़ें दो। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो हो सकता है वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है तो पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, कोई डांसिंग में अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा हो सकता है। तो आप बच्चे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दोगे तभी तो बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेगा, और जिस चीज़ में बच्चे को इंटरेस्ट होती है ना, उस चीज़ में बच्चा अपने ज्ञान का बेहतर निर्माण कर सकता है, उस फील्ड में बच्चा अपने आप को बेहतर साबित कर सकता है। तो जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो ना, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बच्चे को देनी चाहिए अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। देख लेते हैं फिर भी 4 नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पे नामांकित करना चाहिए। मैंने अपनी वीडियो में ये बता चुका है कि नामांकित तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये लेबलिंग सबसे खराब चीज़ होती है दोस्तों, क्योंकि अगर आप ये नहीं कह सकते हैं आप किसी बच्चे को कि तुम फर्स्ट आ गए
तुम लास्ट आ गए, तुम टॉपर हो गए, तुम फेल हो गए। इससे क्या होता है कि बच्चे के जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उस पर इफेक्ट होता है। इससे क्या होता है, कुछ बच्चे अपने आप को तो बहुत हीरो समझने लगेंगे और कुछ बच्चे में मतलब समझेंगे कि मैं बेकार हूँ, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, हीन भावना का विकास हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन में है अकादमिक अंकों के आधार पे तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा पढ़ाई में एकदम टॉपर हो, लेकिन हो सकता है कि वो बाकी सब चीज़ों में कुछ भी अच्छा ना हो, और ये हो सकता है कि जो टॉपर ना आया हो, जो फेल हो गया हो, फिर भी अंक के अकॉर्डिंग, अकादमिक अंक के अकॉर्डिंग फेल हो गया हो, लेकिन वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, तो उसे अभी हम बेकार नहीं कह सकते ना। तो इसीलिए अकादमिक अंकों के आधार पे तो नामांकित करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो कमेंट्स ज़रूर करना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या होती है। तो जैसा कि मेरा देखिए, मैं बार बार ये दावा कर रही हूँ दोस्तों कि मेरी एक वीडियो भी जिसने देख ली ना, उसके 3 से 4 नंबर तो पक्के हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक से कई बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे लेओ वाइगोत्स्की का जो ये हेल्प हुआ, क्या, क्यों, कैसे, शिक्षिका क्या कर रही है, एक क्लासरूम है, क्लासरूम में एक्टिविटी चल रही है, तो वहाँ पे बच्चे कहीं अटक रहे हैं, तो टीचर क्या की, टीचर ने बच्चे को हेल्प किया वहाँ से बाहर निकालने के लिए। कुछ उसने क्वेश्चन किया, क्या, क्यों, कैसे, इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस किया, ताकि बच्चे जहाँ अटक रहे हैं वहाँ से वो बाहर निकल पाए। तो लेओ वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चों को दिया गया टेम्पररी हेल्प, यहाँ पे क्या किया, शिक्षिका ने उसकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, उसकी बस मदद की। प्रॉब्लम सॉल्व स्टूडेंट खुद किया, लेकिन उसकी थोड़ी सी मदद की, टेम्पररी हेल्प की। और वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो टेम्पररी हेल्प है वो क्या, वो पाठ के अंदर आता है, पाठ या ढांचा के अंदर आता है। ये मेरी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बहुत ही अच्छे से पाठ को एक्सप्लेन किया है, आप वो जरूर जाके देखना। तो यहाँ पे टीचर द्वारा दिया गया हेल्प क्या कहलाता है, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी। ये अनुप्रेरित निष्प्रेरित का मतलब होता है डीमोटिवेट। तो भाई बच्चे की हेल्प करना, डीमोटिवेशन कहाँ से आ जाता है, जब टीचर ने बच्चे की हेल्प किया तो बच्चे जिस प्रॉब्लम में अटक रहा था वो आगे बढ़ गया, आगे बढ़ के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो इससे बच्चे डीमोटिवेट थोड़ी ना हो जाएंगे, वो तो और मोटिवेट होंगे। तो हमारा ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नंबर 2 है कि अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पाठ का मतलब ही यही होता है, वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि बच्चों को दी जाने वाली टेम्पररी हेल्प, जिससे कि बच्चे अपना आगे का काम कर सके। जैसे मैं बार बार एग्जांपल देती हूँ कि बच्चे को जब हम साइकिल चलाना सिखाते हैं तो कोई एक आदमी पीछे से साइकिल को पकड़ा रहता है, कब तक, जब तक कि बच्चा साइकिल चलाना सीख नहीं जाता है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि सीख जाएगा उसके बाद भी पीछे हमेशा कोई ना कोई भागते रहेगा, तो नहीं। तो ये क्या हुआ, एक टेम्पररी हेल्प हुआ। तो जो टेम्पररी हेल्प देना होता है वाइगोत्स्की जी उसे ही पाठ का नाम देते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाता है, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। निकास मतलब कि बच्चा भाग जाएगा। ऐसा क्यों होगा भाई, जब टीचर हेल्प कर रहा है, बच्चे को अटकन से बाहर निकाल रहा है, तो बच्चे भागेंगे क्यों, बच्चे तो और एक्टिव होंगे, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे एक्टिविटी में। वो क्यों भागेंगे, भागते तो कब, जब कोई किसी की कोई मदद नहीं होती, बच्चे के लिए वो बोरिंग होता, एक्टिविटीज नहीं होती, तब बच्चे भागते। लेकिन यहाँ तो एक्टिविटीज भी हो रही है और टीचर हेल्प भी कर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल भी ऑप्शन हो गया गलत। नेक्स्ट ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। अर्थहीन, अर्थहीन कैसे हो सकती है, ये तो अर्थपूर्ण होगी ना।
बच्चे को जब हम कुछ सिखा रहे हैं क्या करके, प्रयोग करके, एक्टिविटी करके, तो एक्टिविटी करके सिखाना हमेशा एक मीनिंगफुल टीचिंग होती है। जिस टीचिंग में एक्टिविटीज़ नहीं होती है वो ही होता है अर्थहीन। लेकिन यहाँ पे तो गतिविधि हो रही है तो ये अर्थहीन ना होके अर्थपूर्ण होती है, तो इसलिए ऑप्शन ये भी गलत। तो जो सबसे ज़्यादा राइट आंसर है वो हमारा अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने से पहले सबसे पहला जो पॉइंट आता है समाजीकरण, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि समाजीकरण क्या होता है। अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो समाजीकरण का मतलब ये होता है कि हम समाज में रह के जिस प्रोसेस से समाज के नियम और कानून को ग्रहण करते हैं उसे ही समाजीकरण कहते हैं। जैसे कोई मेहमान आता है घर में तो हम उसे नमस्ते करते हैं, सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कुछ भी कह के उनका अभिवादन करते हैं, तो ये क्या है, ये एक समाजीकरण है। बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसके बाद किसी से अगर कोई आपसे गलती हो जाए तो उसे माफ़ी मांगना चाहिए। तो सब क्या है, यही सब एक समाजीकरण है। मतलब समाज के नियम और कानून को अपनाना और समाज के रूल्स के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना, तो वही होता है हमारा समाजीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं कि समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्रथम कारक है। तो समाजीकरण में बच्चों दो चीज आता है, एक प्रथम कारक, प्राथमिक कारक और एक द्वितीय कारक। तो अब इसमें देखते हैं कि देखिए जब कोई बच्चा पैदा लेता है तो कहाँ जन्म लेता है, परिवार में जन्म लेता है। तो सबसे पहले वो एक बच्चा परिवार में आया तो परिवार से ही तो सबसे पहले उसने जो कुछ भी सीखा सबसे पहले तो परिवार से सीखा। परिवार से वो बोलना सीखा, परिवार से वो लोगों से मिलना जुलना सीखा, नमस्ते करना वो परिवार से सीखा, चलना फिरना परिवार से सीखा। तो जो एक बच्चे का सबसे पहला समाजीकरण कहाँ होता है, सबसे पहला समाजीकरण उसके परिवार में ही होता है, क्योंकि वो परिवार से ही काफ़ी सारी चीज़ें बच्चा सीख लेता है। उसके बाद जब वो स्कूल जाता है तो बाकी सारी चीज़ें स्कूल से सीखता है, समाज से सीखता है, अपने समकक्षी मतलब कि पीयर ग्रुप से सीखता है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना कि सबसे पहला समाजीकरण बच्चे का उसके परिवार में होता है, बाकी सारी चीज़ें द्वितीय कारक है या गौण कारक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारण है। हमने अभी यही तो पढ़ा है कि परिवार में ही बच्चे का सबसे पहला समाजीकरण होता है, यानी कि बच्चे सबसे पहले परिवार में बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही लग रहा है, फिर भी हम आगे के ऑप्शंस को पढ़ेंगे। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। ये ऑप्शन तो जैसे ही विद्यालय को प्राथमिक कारक बता दिया तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। विद्यालय कभी भी प्राथमिक कारक नहीं हो सकता है, हमेशा प्राथमिक कारक कौन होता है, परिवार ही प्राथमिक कारक होता है। तो ये ऑप्शन हमारा यहीं पे गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, समकक्षी समाजीकरण के प्रथम कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। बात यहाँ भी वही कर रहा है कि परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है, समकक्षी भी प्रथम कारक नहीं हो सकता है। मैंने भी बताया कि पीयर ग्रुप हमेशा द्वितीय कारक होता है और परिवार क्या होता है, प्राथमिक कारक होता है, लेकिन यहाँ पे द्वितीय कारक है, इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है, परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक है। इसमें फिर वही बात की जा रही है, जनसंचार तो द्वितीय कारक है लेकिन परिवार द्वितीय कारक नहीं है, परिवार हमेशा प्राथमिक कारक होता है। ठीक है, बात हो गई क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी हमने किया था, शायद मैं ऑप्शन में टिक करना भूल गई थी, तो वहाँ आप ऑप्शन नंबर 1 को राइट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, अब देखिए ये जो है बहुबुद्धि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी और क्वेश्चन नंबर 4 समाजीकरण भी, इन दोनों टॉपिक से आप किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा लो, ऐसा हो नहीं सकता है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन ना आए हो। तो अगर ये 2 टॉपिक क्लियर आपका हो गया तो 2 क्वेश्चन तो आपका निश्चित है,
सिर्फ 2 क्वेश्चन से ही बाकी आने वाले पेपर में 2 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हो। ठीक है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत सबसे पहले देखते हैं कि ये सिद्धांत दिया किसने। ये सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर जी ने दिया है, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं और अभी भी वो जिंदा हैं। तो ये क्या कहते हैं, इनका सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि अनेक प्रकार के बुद्धियों का एक अस्तित्व है। मतलब कि बुद्धि बहुत सारे प्रकार के बुद्धि होते हैं, कोई एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती है। अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। तो इन्होंने 1983 में 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी और उसके बाद फिर 1999 में 8 प्रकार की बुद्धि बताती है। ये इसके बाद फिर इन्होंने 9 प्रकार की भी बुद्धि बताई है और 13 प्रकार की भी बुद्धि बताई है। लेकिन अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि गार्डनर जी ने कितने प्रकार की बुद्धि की बात की है, तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 प्रकार की बुद्धि को ही ऑप्शन सही करेंगे। ये आपका कोई आंसर काट नहीं सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में यही मेंशन किया हुआ है 8 प्रकार की बुद्धि। ठीक है, तो इनके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं। नंबर 1, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परिरक्षणों का द्वारा ही मापी जा सकती है। नहीं, गार्डनर जी बुद्धि लब्धि मतलब कि आईक्यू की तो बात ही नहीं करते हैं। आईक्यू की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो आईक्यू है वो विभिन्न प्रकार की बुद्धियों को नहीं दर्शाता है, वो सिर्फ एक ही एबिलिटी को दर्शाता है। अच्छा दोस्तों, ये जो बुद्धि लब्धि है आईक्यू, ये आईक्यू किसने दिया था। ये आईक्यू जो है विलियम स्टर्न जी ने दिया था और उसका संशोधन बाद में जाके टर्मन ने किया था। पहले विलियम जी ने आईक्यू का फॉर्मूला दिया था MA/CA, मतलब कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। उसके बाद जब टर्मन ने इसका संशोधन किया तो इसी फॉर्मूला में 100 × 100 कर दिया। ये एक संशोधित फॉर्मूला है, किसके द्वारा, टर्मन के द्वारा। ठीक है, तो गार्डनर जी बुद्धि लब्धि की बात नहीं करते हैं, क्योंकि फिर ये तो वही हो जाएगा ना कि नामांकन करना हो गया। लेकिन ये तो बहुत सारे बुद्धि की बात करते हैं, ना कि केवल एक बुद्धि की। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड नंबर में है, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। अब ये हो सकता है कि अगर मैं सीडीपी में अच्छी हूँ तो क्या मैं बाकी सारी सब्जेक्ट में अच्छी होंगी, ये तो ज़रूरी नहीं है। अगर आप मैथ में अच्छे हैं तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप हिंदी में भी अच्छे होंगे, इंग्लिश में भी अच्छे होंगे, सिविक्स में भी, हिस्ट्री में भी, सब में अच्छे होंगे। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयाम में बुद्धिमत्ता निर्धारित नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। हाँ, हम यही तो ढूंढ रहे थे। जैसा कि क्वेश्चन में है बहुबुद्धि, इसी से तो पता चलता है बहुबुद्धि मतलब कि बहुत सारी बुद्धि, और विभिन्न दशाएं मतलब कि बुद्धि की बहुत सारी दशाएं होती है। तो हमारा ये सही लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन क्या कहता है, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती है। ये तो बिल्कुल गलत है भाई, व्यक्तिगत भिन्नता कैसे नहीं होती है। हम जानते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्यों में भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। जैसे कि अभी मेरे वीडियो को जिस आप लोग देख रहे हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं, क्या सब में एक प्रकार की बुद्धि होती है? बिल्कुल नहीं। किसी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, किसी को नहीं भी पसंद आ रहा होगा, किसी को चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है, किसी को देर से समझ में आ जाती है। तो क्या इसका क्या मतलब होता है कि सब लोगों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। इसीलिए गार्डनर जी ने 8 प्रकार की बुद्धि की बात की है। ये 8 प्रकार की बुद्धि बहुत तरह की है। किसी में भाषाई बुद्धि का विकास अधिक होता है, तो जिसमें भाषाई बुद्धि का विकास होता है वो क्या बनते हैं, वो कवि बनते हैं, वो वकील बनते हैं, क्योंकि उनमें बोलने की क्षमता अधिक होती है, कवि में लिखने की क्षमता होती है, पत्रकार बनते हैं। किसी में शारीरिक गतिविधि की बुद्धि अधिक हो जाती है, जैसे कि तो उससे क्या बनते हैं, उससे एक्टर बनते हैं, डांसर बनते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी में कैलकुलेशन की क्षमता अधिक होती है, तार्किक क्षमता अधिक होती है, तो उससे अकाउंटेंट बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। तो इस तरह के 8 प्रकार की बुद्धि का डिस्कस उन्होंने किया है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं सीडीपी के एक एक टॉपिक का डील करूं, आपके साथ एक एक टॉपिक को डिस्कशन करूं और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग के लिए ज़रूर काम करूंगी। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5
और मैं 5 क्वेश्चन ही करती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। लेकिन बच्चों आप बताओ कि क्वेश्चन मैं तो सिर्फ 5 करवाई, लेकिन क्या आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएंगे? ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आज था जो मेरे प्रीवियस वीडियो जिसने देखा है वो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आज दे पाए होंगे। तो ठीक है, आज मैं सेशन यही ख़त्म करती हूँ। लेकिन आप जो 2 दिसंबर से लेकर जनवरी तक के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सारे के सारे आपको करवाने वाली हूँ। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।